नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 17 लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है विशिष्ट अवस्था में पोषण, यानी कि धात्री अवस्था के अंदर पोषण के बारे में हम इस लेसन के अंदर जानकारी ले रहे थे। कल हमने धात्री अवस्था के दौरान पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि धात्री अवस्था के अंदर किस प्रकार से आहार आयोजन करना चाहिए और आहार आयोजन करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों कल हम पढ़ रहे थे कि धात्री अवस्था के दौरान जो माता होती है उसको हम उनके आहार आयोजन का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। उनका भोजन, उनका आहार आयोजन करते समय हमें पौष्टिक तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और संतुलित आहार को उनके भोजन में सम्मिलित करना चाहिए ताकि माता भी स्वस्थ रहे और शिशु भी स्वस्थ रहे। जैसे कि हम देख रहे थे कि 1.25 महीने तक जो है वो माता को सिर्फ दवाइयाँ, अजवाइन है, सौंठ है, लोध है, कमरकस है, गोंद है, सुपारी है ना, घी है, ड्राई फ्रूट्स है, इनके सभी मीठे व्यंजन बना करके, लड्डू बना करके और खिलाए जाते हैं और साथ साथ इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले जाते हैं जिससे कि माता वापस से पुनः स्वस्थ भी हो जाए और शिशु को भी अच्छा पोषण मिल सके, है ना। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि 1.25 महीने तक अजवाइन और बत्तीसे का पानी उबाल कर भी देना चाहिए। बत्तीसा मतलब 32 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनने वाला एक औषधि है जिसे हम कहते हैं बत्तीसा, और इसको पानी के अंदर बॉईल करके 1.25 महीने तक जो है धात्री अवस्था के अंदर महिला को पिलाना चाहिए। अब देखो, धात्री अवस्था के अंदर 1.25 महीने के दौरान धात्री महिलाओं के आहार में मक्का है, बाजरा है, चावल है, दालें हैं, अन्य सब्जियां हैं जैसे कि मूंग की दाल के अलावा, है ना, गोभी, मटर, भिंडी, फली, मिर्च, मसाले, भूजे पदार्थ आदि को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, है ना। मक्का, बाजरा ये सब नहीं खिला सकते हम। शुरू के अंदर 1.25 महीने तक हमें सिर्फ गेहूं की रोटी खिलानी है और मूंग की दाल छिलके वाली खिलानी है ना, और हरी पत्तेदार सब्जियां हम खिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, है ना, प्योर चीज़ खिला सकते हैं। बाकी अन्य अनाज हमें मक्का, बाजरा, चावल ये सब कम से कम खिलाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ गोभी, मटर, भिंडी, फली वाली जितने भी सब्जियां होती है उनको कम देना है। मिर्च मसाला भी अत्यधिक नहीं देना है। ये सभी चीज़ें वर्जित होती हैं क्योंकि इनके उपयोग से माँ और शिशु के पेट में वायु विकार यानी गैस बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है जिससे कि पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती है। तो धात्री अवस्था में देसी दवाओं के साथ साथ खट्टे भोज्य पदार्थ जैसे दही है, चार है, चटनी है, अमचूर है, ये भी नहीं देना चाहिए महिलाओं को, है ना। शुरू के अंदर 1.25 महीने तक ये चीज़ें जो है वो नहीं खाना चाहिए, कम उपयोग में लेना चाहिए जिससे कि बच्चा भी स्वस्थ रहे, माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चे की गैस भी ना बने, पेट दर्द ना हो। अब देखो बच्चों, आधुनिकता के विचारों से ओतप्रोत कामकाजी महिलाएं आजकल देसी दवाओं के व्यंजन के उपभोग से बचती है। बिल्कुल सही है। उनका मानना है कि इनके उपयोग से वे मोटी हो जाएगी, बेडोल हो जाएगी, तुल हो जाएगी। आजकल जो है महिलाएं क्या करती है, डिलीवरी के बाद जो है दवाइयाँ नहीं खाती है ना, जैसे अजवाइन है, सौंठ है, लोध है, कमरकस है, गोंद है, इनके जो लड्डू होते हैं उनको खाने में बड़ा जोर आता है और वो ऐसा सोचती है कि इनको खाने से वो मोटी हो जाएगी, बेडोल हो जाएगी, तुल हो जाएगी, फिर वो सुंदर नहीं दिखेगी, है ना। कई प्रकार की चीज़ें उनके दिमाग में आती है। इन देसी चीज़ों से वो मतलब दूर रहना चाहती है। धात्री महिलाओं पर किए गए सर्वेक्षणों और देसी व्यंजनों तथा मातृ दुग्ध की प्रयोगशालाओं में जांच से पता चलता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी धात्री महिलाओं को दिए गए ये पारंपरिक पथ्य महत्वपूर्ण और सेहतमंद है। जब प्रयोगशालाओं के अंदर जांच की गई कि वर्तमान जो महिलाएं डिलीवरी के बाद जो ले रही है, जैसे कि खाना खाने लग जाती है, सब्जियां खाने लग जाती है, सभी प्रकार का मिर्च मसाले वाला फास्ट फूड वगैरह सब खाती है और दवाइयाँ नहीं खाती है ना, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेती है, लड्डू नहीं खाती है, तो इससे क्या होता है कि उनमें जो है ताकत नहीं आती है, वापस से उनका शरीर स्वस्थ नहीं होता, बच्चे को भी पोषण नहीं मिलता है ना। तो जब प्रयोगशालाओं के अंदर परीक्षण किया गया कि एक तो देसी दवाइयाँ लेने वाली जो महिलाएं हैं और एक जो है वर्तमान समय की महिलाएं जो कि कोई भी दवाइयाँ वगैरह नहीं खाती है और सीधा रोटी सब्जी खाना शुरू कर देती है, उन दोनों पर जब रिसर्च किया गया तो ऐसा पाया गया कि जो प्राचीन समय या देसी पत्ते पर चलने वाली जो महिलाएं हैं, जो देसी दवाइयाँ वगैरह ले रही है या जो परहेज कर रही है या जो कुछ दिनों तक जो है मिर्च मसाले वाला फास्ट फूड आदि उपयोग में नहीं ले रही है, वो जो है शिशु और माता दोनों के लिए ज़्यादा ही सेहतमंद है ना।
अब देखो वर्तमान समय के अंदर जो महिलाएं इस तरीके का फास्ट फूड वगैरह जो ले रही है, तो अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति तो इससे हो जाती है, लेकिन साथ साथ स्तनपान के दौरान धात्री महिला के पोषण स्तर में होने वाली गिरावट से बचाते। कहने का मतलब यदि महिलाएं पारंपरिक पथ्य को ध्यान में रखते हुए या पारंपरिक तरीके से जिस तरीके से उन्हें खाना चाहिए यदि उसी तरीके से वो खाएगी, तो उससे क्या होगा, उनके पोषण स्तर में गिरावट भी नहीं आएगी, है ना। और धात्री माँ इन व्यंजनों का उपभोग करके अपने शिशु को नियमित और बारंबार स्तनपान करवा सकती है, और वो स्वयं तो हंसपुस रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, साथ साथ उनका शिशु भी स्वस्थ रहेगा, और उनका शिशु भी पर्याप्त और पौष्टिक स्तन दूध पी करके उपयुक्त वृद्धि और विकास करेगा, है ना। और यदि वो पारंपरिक ढंग से जो लेना चाहिए उन्हें आहार आयोजन में वो यदि नहीं लेती हैं, तो फिर जो है उन्हें ना तो प्रॉपर कैलोरी मिल पाएगी, ना वो स्वयं स्वस्थ रह पाएगी, और ना ही बच्चा स्वस्थ रहेगा। अब देखिए, धात्री महिलाओं को 1.25 महीने के बाद स्तन दूध श्रवण हेतु नियमित रूप से आवश्यक अतिरिक्त भोजन करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब तक 1.25 महीने के बाद तक, जब तक स्तन दूध आता है तब तक नियमित रूप से उनको अतिरिक्त भोजन करते रहना चाहिए, यानी कि अतिरिक्त कैलोरी लेना है, और अपने शिशु को 3 महीने तक केवल स्तनपान, तत्पश्चात 1 वर्ष तक अथवा जब तक शिशु स्तनपान करता है करवाते रहना चाहिए। वैसे तो 1.5 साल तक जो है वो बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए, और 8 महीने तक तो माँ के दूध के अलावा और दूसरा दूध नहीं देना चाहिए। 6 से 8 महीने के बीच में कोई भी ऊपर का पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, है ना। लेकिन आजकल महिलाएं 2-3 महीने में पानी पिलाने लग जाती है, ऊपर का फ्रूट देने लग जाती है, बोतल का दूध पिलाने लग जाती है, वो सब ठीक नहीं है, है ना। ना तो माँ के लिए ठीक है, ना ही बच्चे के लिए ठीक है। अब देखिए बच्चों, धात्री महिला के लिए दैनिक संतुलित आहार कितना होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन 2010 के अनुसार ये आंकड़े निकाले गए हैं कि यहाँ पर देखिए भोज्य समूह दे रखे हैं। यहाँ पर भोज्य पदार्थों की मात्रा ग्राम में दे रखी है क्रियाशीलता के आधार पर। कम क्रियाशील महिला के लिए कितनी, मध्यम क्रियाशील के लिए कितनी, और अधिक क्रियाशील श्रम करने वाली महिला के लिए कितनी, और अतिरिक्त जो है वो आवश्यकता उन्हें कितनी होती है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले लेते हैं अनाज। अनाज की बात करें तो देखो, कम क्रियाशील महिला को 270 ग्राम अनाज लेना चाहिए, मध्यम क्रियाशील को 330 ग्राम, और अधिक श्रम करने वाले को 480 ग्राम अनाज प्रतिदिन लेना चाहिए। लेकिन यदि वो धात्री अवस्था में है तो 30% जो है अतिरिक्त अनाज उनको लेना चाहिए, 30 ग्राम अतिरिक्त अनाज लेना चाहिए। अब दाल की बात करें तो 60 ग्राम दाल जो है कम क्रियाशील महिला को, मध्यम क्रियाशील को 75 ग्राम, और 90 ग्राम अधिक श्रम करने वाली महिला है तो अधिक क्रियाशील महिला है तो, और यदि वो धात्री अवस्था में है तो 60 ग्राम दाल अतिरिक्त उनको लेनी चाहिए। और दूध की बात करें तो 300 ml दूध यानी कि 3 पाव दूध जो है उन्हें लेना चाहिए, और मध्यम क्रियाशील है उनको भी 300, अधिक क्रियाशील है तो भी 300, और यदि वो धात्री अवस्था में बच्चा दूध पी रहा है उनका तो 200 ml यानी कि आधा किलो दूध उनको और बढ़ाना चाहिए। ठीक है। कंदमूल की बात करें, प्याज, आलू, सब्जी, तो कंदमूल प्याज है, ककड़ी है, सलाद है, टमाटर है, तो ये 200 ग्राम जो है कम क्रियाशील महिला के लिए, मध्यम क्रियाशील के लिए भी 2, अधिक क्रियाशील के लिए भी 200 ग्राम, और अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सब्जी के अंदर ये इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती इनकी, प्याज, आलू, टमाटर की, है ना। अब देखो, हरी पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो 100 ग्राम जो है हरी सब्जियाँ कम क्रियाशील के लिए, मध्यम क्रियाशील के लिए भी 100 ग्राम, और अधिक क्रियाशील के लिए भी 100 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है, हरी पत्तेदार सब्जियों की। और यदि वो धात्री अवस्था में बच्चा दूध पी रहा है उनका तो 50 ग्राम हरी सब्जियों को और बढ़ा देनी चाहिए। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम इस सारणी को समझेंगे स्वयं, और समझ करके आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों, अब हमने देखा कि इस प्रकार से जो है धात्री महिला के लिए दैनिक संतुलित आहार क्या होना चाहिए। यदि कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, और यदि वो धात्री अवस्था में है तो फिर और अतिरिक्त हमको ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, तो सभी पदार्थों की मात्रा भी अतिरिक्त हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम आहार आयोजन करेंगे धात्री महिला का।
अब देखिए, धात्री महिला के लिए आहार आयोजन करते समय हमें निम्न बिंदु को ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न आता है कि धात्री महिला के लिए आहार आयोजन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, धात्री अवस्था में सबसे पहली बात तो बढ़ी हुई ऊर्जा और प्रोटीन की मांग की पूर्ति के लिए उच्च ऊर्जा युक्त प्रोटीन वाला आहार देना चाहिए। यानी उच्च ऊर्जा युक्त प्रोटीन कौन सा है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए। अभी हमने कहा कि 1.5 से 2 महीने तक जो है ड्राई फ्रूट्स है लड्डू बना करके और देना चाहिए घी के अंदर, है ना। अच्छा घी हो, घर का घी हो, उसके अंदर अच्छे से लड्डू बना करके और धात्री महिला को देने चाहिए ताकि प्रोटीन की मांग की पूर्ति हो सके, है ना। धात्री महिला के आहार की मात्रा सामान्य दिनों की अपेक्षाकृत विभिन्न भोज्य पदार्थ पर आधारित अतिरिक्त पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि यदि धात्री महिला है तो उनके आहार की जो मात्रा होगी वो सामान्य दिनों की अपेक्षा, एक कॉमन डेज में जो वो आहार लेती है और एक अभी धात्री अवस्था में है, तो उससे जो है अतिरिक्त मात्रा में जो है उसे अनाज है, दालें हैं, दूध है, हरी सब्जियां हैं, सभी के अंदर जो है आवश्यकता अनुसार जो है उन्हें लेना चाहिए। धात्री महिला को संतुलित, पूर्ण, पौष्टिक, हल्का और सुपाच्य, सादा और कम मिर्च मसाले वाला भोजन लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। यदि कोई धात्री महिला है तो उसको संतुलित आहार तो लेना ही चाहिए, साथ साथ हल्का भोजन लेना चाहिए, सादा भोजन लेना चाहिए, कम मिर्च मसाले वाला भोजन लेना चाहिए। अब देखिए, धात्री महिला को संतुलित और पौष्टिक, हल्का, सुपाच्य, सादा और कम मिर्च मसाले वाला भोजन लेना चाहिए ताकि बच्चे का पेट ना दुखे मिर्च मसाले से, है ना, गैस ना बने, है ना। और आहार में उच्च गुणवत्ता वाले पूर्ण प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दूध है या दूध से बने हुए पदार्थ है ना, पनीर है, घी है, मक्खन है, मांस है, मछली है, अंडा है, दालें हैं, सोयाबीन है आदि वो आहार में ले सकती है। यदि नॉनवेज खाते हैं तो मांस, मछली, अंडा भी ले सकते हैं। दालों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, दालों में भी होता है, और ड्राई फ्रूट्स तो लेने ही है। अब देखो, महिला के शाकाहारी होने की दशा में भोज्य पदार्थों की मिश्रित उपयोग, जैसे अभी तो हमने देखा था सारणी के अंदर कि वैसे तो अनाज के अंदर जो है गेहूं से बनी रोटी लेनी चाहिए, मक्का बाजरा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मिश्रित जो है भोज्य समूह जो है उनकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। जैसे अनाज है, इसके अंदर थोड़ी दाल मिला दी, है ना। बेजड़ की रोटी है, जैसे गेहूं के अंदर चने मिला देते हैं, जौ मिला देते हैं, है ना, और थोड़ा सा दूध में आटा लगा करके और फिर उसकी पौष्टिकता को बढ़ाया जा सकता है ना। इस तरीके से वो बनाकर दे सकते हैं धात्री महिला। अब देखिए, अनाज में साबुत अनाज है, दालें हैं, अंकुरित अनाज है, दालें हैं, खमीर वाले जो व्यंजन है जैसे इडली है, खमन है ना, और जिससे कि विटामिन बी समूह के सारे विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, ये भी उन्हें दे सकते हैं हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, है ना। और आहार में ताजे फल दे सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां दे सकते हैं, अन्य सब्जियां भी पर्याप्त मात्रा में दे सकते हैं, है ना। और अतिरिक्त वाइटामिन है, खनिज लवण है, इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हरी पत्तेदार सब्जियां, इनसे कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, ये सब किससे मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से ही मिलता है, आयरन, है ना। तो हरी पत्तेदार सब्जियों को विशेष रूप से जो है वो आहार आयोजन में सम्मिलित करना है। अब इसके साथ आहार के अंदर हम गुड़ दे सकते हैं जिससे आयरन की कमी पूरी हो जाए, और शर्करा भी मिल जाए गुड़ से। घी, तेल का सामान्य से कुछ अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। धात्री महिला को तो विशेष रूप से जो है लड्डू जब बनाए जाते हैं तो घी के अंदर ही बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ मोटी रोटी घी से बना करके, अजवाइन डाल करके और बना करके खिलाई जाती हैं, जिससे कि बच्चे का पेट भी ना दुखे, माँ का पेट भी ना दुखे और सुपाच्य हो और ज़्यादा गरिष्ठ भी ना हो। आहार में पर्याप्त मात्रा में जल है, तरल भोज्य पदार्थ है जैसे दूध है, दूध से बने हुए व्यंजन है जैसे सूप है, फल है, फलों के रस है, शिकंजी है, अन्य पौष्टिक घरेलू पेय पदार्थों का उपयोग हम कर सकते हैं, है ना। और फास्ट फूड वगैरह है, बाहर की आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है और बाहर के जूसेस है, इनका उपयोग कम करना चाहिए। घर में बने हुई चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। धात्री माँ को आहार दिन में 3 से 4 बार या 5 से 6 बार थोड़े थोड़े अंतराल के अंदर उनको खाने के लिए देना चाहिए, जिससे कि दूध का श्रवण भी अच्छे से हो जाए, उनका शरीर भी स्वस्थ रहे, उनको भूख भी ना लगे और बच्चा भी भूखा ना रहे, है ना। तो इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि धात्री महिला के आहार आयोजन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस लेसन के अंदर हमने धात्री महिला के बारे में पौष्टिक आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा, शिशु की आवश्यकताओं के बारे में भी पढ़ा, और किस प्रकार से धात्री महिला का और शिशु का दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, किस प्रकार से हम आहार आयोजन करें, है ना, कि दोनों स्वस्थ रहे और बच्चे को दूध भी अच्छे से मिलता रहे माँ का, और क्योंकि माँ का दूध ही सबसे ज़्यादा उसके लिए पौष्टिक होता है ना। तो
इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हमारा लेसन यही कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।